हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, शुरुआती 2 लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि नंबर्स पे बेस्ड थे, वो एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि अगर ग्रुप थियरी पे आगे आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से उस पर ऑपरेशंस को लगाना है और उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आगे पढ़ना है, तो ग्रुप के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। और आज का जो लेक्चर है ये भी हमारा एग्जाम्पल्स पे ही बेस्ड होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो आयुष्मान क्लासेस जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस वहाँ पे आपको लिखना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या जो हमारी वेबसाइट है www.ayushmanclasses.com। ठीक है, ayushmanclasses.com, यहाँ पे भी आप विजिट करके, ठीक है, कोर्सेज को आप जो है परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए फुल्ली, टीजीटी पीजीटी मैथ्स सब्जेक्ट के लिए स्पेशली फुल्ली डेडिकेटेड हैं, और उसके लिए हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आपके जो जैसे जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है, यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, जीआईसी के लिए हो गया, केवीएस के लिए हो गया, एनबीएस के लिए हो गया, DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स या स्टेट। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स की, तो आप के लिए ये कोर्सेज बड़े ही यूज़फुल होंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, और प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स फ्रॉम पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में किस तरीके से ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, या सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, मोनाइड का फॉर्मेशन होता है, या ग्रुपाइड का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ एक्स, देन फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पी एक्स और विद द ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी फाई। ठीक है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी फाई का मतलब मोनाइड फॉर्म करता है। ठीक है ना, मोनाइड के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर थे उसमें मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले जो ऑपरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, जो ऑपरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब वो ऑपरेशन उस सेट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। वहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं और उस पर उस ऑपरेशन को लगाएं, तो जो फाइनल एलिमेंट मिलता है अगर वो भी उस सेट में बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑपरेशन उस सेट में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन होते ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एसोसिएटिव लॉ भी अगर फॉलो हो जाएगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी वो जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, अगर एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके क्या बनाती हैं, सेमी ग्रुप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेमी ग्रुप बनाती है। ठीक है, और तीसरी बात मैंने ये बताया था कि अगर आइडेंटिटी उस सेट में एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, उसमें क्या एग्जिस्ट कर जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, तो ये तीनों प्रॉपर्टी मिलके ये क्या बनाती है, हमारा सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी क्या बनाता है, मोनाइड बनाता है। ठीक है, और चौथी बात ये थी कि अगर हमारा क्या एग्जिस्ट कर जाए, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो ये जब 4 प्रॉपर्टी हो जाती हैं, बाइनरी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी उस सेट में एग्जिस्ट करे और हर एलिमेंट का इन्वर्स मिले, तो ये जब 4 प्रॉपर्टी होल्ड जाती है तो हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया एक्स, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, प्रूफ नहीं है, इसको जस्ट समझाने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने लिया एक नॉन एम्प्टी सेट ABC लिया, इसका पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट में कुल 8 एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन आएगा, एक आएगा A, फिर क्या आएगा B, फिर क्या आएगा C, और क्या आएगा AB BC। ठीक है, AB BC AC, और क्या आएगा आपका ABC आएगा। ठीक है, ABC आएगा और फाई आएगा।
ठीक है, इसका क्या बन गया, पावर सेट बन गया। ओके, अब कहा जा रहा है कि अगर इस पे यूनियन ऑपरेशन को डिफाइन किया जाए तो इस सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी मतलब 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एक तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, ये जो ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन कैसे बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी दो, अगर आप यहाँ पे कोई भी दो सबसेट ले लें, इस एक्स से कोई भी दो सबसेट ले लीजिए, मान लिया मैंने ए और बी का यूनियन ले लिया, ए और बी का क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, तो कितना आएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा यूनियन लेने के बाद। और ए कॉमा बी भी फिर कहाँ से, ए कॉमा बी भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, पी एक्स में बिलोंग कर रहा है, ये भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, पी एक्स में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आपने दो एलिमेंट लिया, यही तो था बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ना, कि वहाँ से हम लोग क्या करें, पी एक्स से दो एलिमेंट को उठाया मैंने, किसको किसको उठाया था मैंने, ए को उठाया था, ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट मैंने कहाँ से लिए थे, पी ऑफ एक्स से लिए थे। और जब इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, इसके बीच में हमने यूनियन ऑपरेशन को लगाया, तो जो फाइनल एलिमेंट आपको मिला ए कॉमा बी, वो भी कहाँ पे मिल रहा है, पी एक्स में मिल रहा है। इसका ये आप किसी भी दो, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो सबसेट आप उठा लीजिए पी एक्स से, उसके बीच में आप यूनियन ऑपरेशन को लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो फाइनल रिजल्ट आएगा या जो फाइनल सबसेट आएगा वो भी पी एक्स में बिलोंग करेगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपने 11th-12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जो यूनियन ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी यहाँ पे फाई होगा। ठीक है, जो ये नल सेट है ना वो आइडेंटिटी का काम करेगा। आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते थे कि जिस सेट की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से कोई एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएं और उस पर हम लोग एक एलिमेंट ऐसा खोज लें कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए मिलता रहे, तो हम लोग ई को क्या बोलते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते थे। ठीक है, तो अब देखिए अब बात है पी एक्स से कोई भी एक एलिमेंट मैं उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने ए उठाया और ऑपरेशन लगा यूनियन का। अब इसके साथ किस चीज़ का यूनियन लें, ठीक है, कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे फाई होगा, है ना। किसी भी एलिमेंट के साथ या किसी भी सबसेट के साथ अगर फाई का आप यूनियन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, वही सबसेट फिर से वापस आ जाएगा, इसलिए हम लोग फाई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद बात आती है क्या ये इन्वर्स मिलेगा यूनियन के रेस्पेक्ट में, क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। इन्वर्स का डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई भी एलिमेंट आपने उस सेट से उठाया और दूसरा एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल जाए, ठीक है, कि उस पर ऑपरेट करवाने पर जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी आना चाहिए, वो ऑपरेशन आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, तो हम बोलते हैं बी ए का इन्वर्स हो जाता है या ए बी का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। पी एक्स से अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊं, कौन सा, ए उठा लूं और इस पे यूनियन लगाना है, अब मुझे यहाँ पे कुछ खोजना है, ठीक है, इसका यूनिवर्स खोजना है और इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता चली गया फाई है। अब बताइए ए के साथ किसका यूनियन लिया जाए कि आपको फाई मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। यूनियन कुछ भी आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर आपने बी रख दिया तो ए बी बन जाएगा, यहाँ से सी आपने रख दिया तो ए सी बन जाएगा, ए बी रख दिया तो कभी भी यूनियन, ए के साथ यूनियन लेने पे कभी भी नल सेट नहीं आएगा, इसलिए ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे आपको जो इन्वर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्वर्स नहीं मिल रहा है तो इसलिए चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसलिए ग्रुप का फॉर्म नहीं करता है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको मोनाइड बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हैं किसके साथ, इंटरसेक्शन ऑपरेशन के साथ है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन का मतलब ये कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए और उसमें क्या लगाइए, उसके बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाइए। तो जैसे मान लीजिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, दो मेंबर ले लेता हूँ पी एक्स से, ए और बी दो मेंबर मैंने ले लिया, इसके बीच में मैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या मिलेगा, फाई, और फाई भी कहाँ बिलोंग करता है, पी एक्स में बिलोंग करता है। इसका मतलब आपने दो एलिमेंट लिया पी एक्स से और उसके बीच में ऑपरेशन को लगाया और जो फाइनल रिजल्ट आया वो भी पी एक्स में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉर्म करता है ना, ये क्या फॉर्म कर देता है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी ना, जो आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी, आइडेंटिटी हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी हमको एक्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है, आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक मिनट जरा सा मैं इसको रफ कर दूँ तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, विथ आइडेंटिटी एक्स, देखिए लिखा गया पी एक्स है ना, पावर सेट ऑफ एक्स विद द इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एक्स। आइडेंटिटी एक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए वहां से मैंने कोई भी मेंबर लिया ए, अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं किसके साथ इसका इंटरसेक्शन लूँ कि जो आंसर आना चाहिए वो ए ही आना चाहिए। ठीक है,
तो वो x क्या था हमारा, x हमारा था ए बी सी, ए का ए बी सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं वहां से पी एक्स से, दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया बी, ठीक है। अब बी का इंटरसेक्शन आप किसके साथ लीजिए, ए बी सी के साथ, ठीक है। तो फिर से क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी एलिमेंट्स को रखते जाइए और उसका इंटरसेक्शन ए बी सी के साथ लीजिए, मतलब एक्स के साथ लीजिए, तो वही एलिमेंट फिर से आपको वापस मिलेगा। इसलिए जो यहाँ पे एक्स है वो किसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। लेकिन आपको इन्वर्स नहीं मिल पाएगा किसी भी एलिमेंट का, आपको यहाँ मतलब एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का इन्वर्स आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कि पावर सेट ऑफ एक्स विद द ऑपरेशन माइनस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के साथ सिर्फ ग्रुपाइड को फॉर्म करता है। सिर्फ ग्रुपाइड का मतलब सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन तो होल्ड हो जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को न तो फॉलो करेगा, न तो आइडेंटिटी मिलेगी और न तो इन्वर्स मिलेगा। सारे एलिमेंट का इन्वर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ ये एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा कि आपको इसमें जो है किसी, मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। सपोज ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू पी एक्स। अब इन दोनों के बीच में मैं लगाता हूँ डिफरेंस वाला ये ऑपरेशन लगा देता हूँ, ठीक है, ए माइनस बी। तो ए में से बी को अगर आपने निकाल दिया तो क्या बचने वाला है, ए में से अगर आपने क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, पहले वाले सेट में से दूसरे वाले का कोई अगर एलिमेंट आता है तो उसको हटा देना है, बाकी चीजें लिख देना है। ए माइनस बी तो ए ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ए फिर से कहाँ पे बिलोंग करता है, पी एक्स में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे आप पी एक्स से और उसके बीच में डिफरेंस का ऑपरेशन लगाएंगे तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो फिर से पी एक्स में बिलोंग करेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन तो बन जाएगा ये डिफरेंस वाला ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहें कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से आइडेंटिटी आपको नहीं मिल पाएगी, है ना, आइडेंटिटी आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, देखिए मान लिया कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं, ठीक है, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर ए आना चाहिए। इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर हमारा कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताना कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ माइनस करूँ कि ये इसमें से हमको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले, जैसे ए बी लिया था तो ए बी में से मैं क्या माइनस करूँ, ठीक है, ए बी में से मैं क्या माइनस करूं कि आपको फिर से क्या मिल जाए, ए बी मिल जाए। तो यहाँ पे आपको देखिए, जब सबसे पहली बात ये है कि जब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता ही नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता ही नहीं है, तो इसलिए आगे फिर हम लोग विचार नहीं करते इसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोग फिर इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे हम लोग इसलिए नहीं सोचते इसके बारे में क्योंकि हमारा जो है आपका एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। ग्रुप के लिए तो चार प्रॉपर्टी को फॉलो होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता ही नहीं है, इसलिए आगे हम लोग ज़्यादा इस पर फिर विचार नहीं करते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा है नेक्स्ट जो सेट हमने लिया है पी एक्स के साथ जो यहाँ पे ऑपरेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। एक बार सिमेट्रिक डिफरेंस मैं समझा देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। कभी कभी किताबों में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कोई अलग अलग लिखने की स्टाइल है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। वेन डायग्राम से अगर मैं दिखाना चाहूँ अगर इसको आपको, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे अगर बी है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ए माइनस बी और ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए का होता है, ठीक है। तो जो एक कलर वाला पोर्शन है, कलर्ड वाला पोर्शन, वो किसको डिनोट करता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को डिनोट करता है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो अगर पावर सेट ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका पावर सेट बनाया जाए और ऑपरेशन क्या लिया जाए सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो ये क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस बात को कर पाएंगे, चलिए कोई भी ऊपर से, मान लिया कि मैं वहाँ से ऊपर से कोई भी दो ले लेता हूँ, सबसेट ले लेता हूँ। मैंने एक्स हमने क्या लिया था, एक्स इज इक्वल टू लिया था ए बी सी और उसका पावर सेट बनाया था। पावर सेट में से कोई भी दो एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, चलिए ए ले लिया और सिमेट्रिक डिफरेंस लगा देता हूँ बी के साथ। बी की दूसरा क्या ले लेता हूँ, दूसरा सबसेट क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ओके। तो इन दोनों के बीच में हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस का लगाएं तो क्या कहा जा रहा है, ए माइनस बी लिखना है आपको। तो बताइए ए माइनस बी कितना आएगा, ए में से बी को निकाल देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है, यूनियन, फिर बी में से ए को निकाल देंगे तो बी आ जाएगा।
और ए यूनियन बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और ए बी भी कहाँ पे बिलोंग करता है, पी एक्स में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो ऑपरेशन है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। और तीसरी बात है कि आइडेंटिटी फिर क्या होगा इसका, अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा जो आइडेंटिटी होगा वो फाई होगा। ठीक है, कैसे फाई होगा, देखिए अगर ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें किसका, फाई का, तो बाय डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, आप देखिए ए माइनस फाई लिखेंगे और यूनियन क्या लिखेंगे, बी माइनस, अब बी हमारा क्या फाई है ना, बी हमारा कितना ए, या ए तो ए हो गया, बी हमारा क्या फाई है। तो बाय द डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें इसको, तो हमारी डेफिनेशन ये है ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या, फाई है, तो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए आपको लिखना है। ठीक है, तो ए माइनस फाई तो ए ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनियन फाई में से ए को अगर निकाल देंगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा, और ए यूनियन फाई फिर कितना आएगा, ए आएगा। तो देखिए जिस पे आपने ऑपरेट करवाया था वही फिर से सेट फिर से वापस आ गया। इसका मतलब फाई किसका काम करता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इन्वर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट खुद के क्या होते हैं, हर एलिमेंट इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, सेल्फ इन्वर्स होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ए का इन्वर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इसका इन्वर्स हम लोग कैसे पता करेंगे, इस सेट का, इस सेट में जो एलिमेंट है उनका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट आपने उस सेट से लिया, एक दूसरा एलिमेंट हमको ऐसा मिल जाए कि अगर इन दोनों को हम ऑपरेट करवाएं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, वहाँ से मैं एक सेट ले लेता हूँ, पावर सेट में से एक ले लेता हूँ ए। ठीक है, और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस मैं किसके साथ निकालूं कि आंसर कितना आना चाहिए, फाई आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस आप ए के साथ निकाल के देखिए क्या आएगा। चलिए निकालते हैं, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ निकाल के देखते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ठीक है, और ए माइनस ए कितना आएगा, फाई, यूनियन ए माइनस ए कितना आएगा, फाई, फाई यूनियन फाई कितना आ जाएगा, फाई। तो देखिए अगर हम लोग ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ निकाले तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ए का इन्वर्स कौन है, ए है। इसी तरीके से कोई भी उसमें से सेट लेंगे आप, उसको उसी सेट के साथ फिर से ऑपरेट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। मतलब हर एलिमेंट इसका क्या है, इन्वर्टिबल है विथ सेल्फ इन्वर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हमने, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी फाई। इसका आइडेंटिटी कौन है, फाई है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ पी एक्स हैज सेल्फ इन्वर्स। इसके सारे एलिमेंट खुद के क्या हैं, इन्वर्सेज हैं। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसको फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालें या फिर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालें, रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसलिए ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा पावर सेट से। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा एग्जांपल है एग्जांपल्स फ्रॉम रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे आप पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट तो कितना आता है, प्लस माइनस 1 आता है ना। अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को आपको सॉल्व करना है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करिए, तो आपने इसको सॉल्व किया ही होगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें हम लोग तो हम कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, और ये कितना आता है, प्लस 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो ना। देखिए यहाँ पे एक थ्योरम मैंने लिख रखा है। थ्योरम क्या है हमारा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह रहा है कोई भी जैसे यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया गया nth रूट ऑफ यूनिटी। आप nth को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इन्होंने यहाँ पे हमने जनरल एक स्टेटमेंट लिख दिया कि nth रूट ऑफ यूनिटी निकाले, 1 का nth रूट्स अगर निकालें, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। पहला पर्टिकुलर एग्जांपल क्या है, द सेट g इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 1। अब देखिए 1 कामा माइनस 1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी 1। ठीक है, देखिए ग्रुप क्यों फॉर्म करेगा जरा समझना है। पहली बात ये है ना, इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं कि क्यों ग्रुप फॉर्म करेगा। देखिए अगर हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना,
1 के साथ मल्टीप्लाई करें किसको, -1 को, तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि फिर से कहाँ बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी हो गया। ठीक बात है। इसी तरीके से हमारा अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ के लिए बात करें तो 3 एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए एसोसिएटिव की तो कोई बात ही नहीं करना, एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी होल्ड हो जाएगा। ठीक है। अगली बात अगर हम लोग करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 1 आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को देखिए मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो भी 1 देगा, और 1 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ तो भी क्या देगा, -1 देगा। जिस एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा वही एलिमेंट फिर से वापस दे देता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इन्वर्स निकालना चाहिए कि 1 का इन्वर्स क्या है। अब बताइए कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आए, तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 का इन्वर्स कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से -1 में बताइए क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आप कहेंगे -1 में -1 को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। इसका मतलब -1 का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट खुद के क्या है, इन्वर्सेस हैं, है ना। ईच एलिमेंट इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। चलिए आगे बात करते हैं। पर्टिकुलर केसेस हैं, हमने तो जनरल स्टेटमेंट ऊपर लिख ही दिया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिया गया है, तो ये क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और ये क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी 1। ठीक है। फिर से वही बात है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 एलिमेंट लीजिए, 1 और ओमेगा को लिया, मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया, और फिर से कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। इसी तरीके से 1 और ओमेगा स्क्वायर को लीजिए, कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर से कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वो फिर से कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। तो कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगवाएंगे, लगाने के बाद जो आउटपुट आता है अगेन दैट बिलोंग्स टू द सेम सेट। ठीक है। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गया बाइनरी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करें कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो देखिए 1 हम मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये निकाले या क्या निकाले, 1 इंटू ओमेगा और मल्टीप्लाइड बाई क्या निकाले, ओमेगा स्क्वायर निकाले, रिजल्ट विल बी सेम। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो किसी भी क्रम में आप इसको मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट तो 1 ही आना है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 क्यों हो गई, देखिए इसके 3 एलिमेंट हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक। इसमें अगर हम सभी में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट फिर से वापस आ जाता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। अब इन्वर्स की बात कर लेते हैं, 1 का इन्वर्स कौन होगा, तो 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी। इन्वर्स की यही तो डेफिनेशन है ना। अगर ए का इन्वर्स निकालना है तो आपको ऐसा एक एलिमेंट खोजना है कि यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी कौन है, 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 का इन्वर्स कौन हो गया, 1 हो गया। 1 का इन्वर्स कौन हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से मैं ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, आंसर कितना आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। तो ओमेगा के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ओमेगा का इन्वर्स कौन हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स कौन हो गया, ओमेगा हो गया। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स कौन हो गया, ओमेगा। क्यों, देखिए अगर हम कहते हैं कि ए का इन्वर्स कौन है, बी है, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी आता है तो हम कहते हैं कि ए का इन्वर्स कौन है, बी है, और बी का इन्वर्स कौन है, ए है। तो अगर ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ओमेगा का स्क्वायर का इन्वर्स कौन हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, द सेट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी, और इसका एक स्पेशल नाम भी होता है क्लाइंस 4 ग्रुप, क्लाइंस 4 ग्रुप, क्लाइंस 4 ग्रुप। ठीक है, क्लाइंस 4 ग्रुप, इसको आप याद भी रखिएगा, इसका स्पेशल नाम है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो
तो ये कहा जा रहा है कि अगर, और है क्या, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, इसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन मिलेगा, 1 मिलेगा। इनवर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब 1 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछूं अगर -1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आए, तो आप कहोगे सर -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब -1 का जो इनवर्स है वो भी कितना आएगा, -1 आएगा। अब पूछा जाएगा अगर आपसे कि सर आयोटा में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट आ जाए आपका कितना, रिजल्ट आपका 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर आयोटा में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा में माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आयोटा और मल्टीप्लाइड बाई आयोटा -1 आता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, एक और माइनस है तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयोटा का इन्वर्स कौन है, माइनस आयोटा है। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि माइनस आयोटा का इन्वर्स कौन है, तो आप कहेंगे कि आयोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है, 1 का इन्वर्स कौन है, 1 सेल्फ इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, -1 भी क्या हो गया आपका, सेल्फ इन्वर्टिबल हो गया। और आयोटा का इन्वर्स कौन हो गया, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स कौन हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रुप आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आपके जो टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में इससे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाया करता है। ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस जेडएम आपको कभी ऐसे आपसे पूछ देगा कि क्या Z4 प्लस रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 क्या एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है कि नहीं। ग्रुप बनाता है तो किसी एलिमेंट का आपसे पूछ लेगा कि इन्वर्स निकालिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिड्यू क्लासेस में पढ़ाऊँ उससे पहले कांग्रुएंस की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कांग्रुएंस क्या है। ठीक है, तो लेट m बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, देन द रिलेशन कांग्रुएंट मॉडुलो m इन z इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड किया जाता है, लेट a b बिलोंग्स टू z, a और b कोई दो इंटीजर हैं, वी से दैट a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m इफ m डिवाइड्स a माइनस b, दैट इज, देखिए कांग्रुएंट का साइन यहाँ पे लिखा गया है, a इज, इसको पढ़ते हैं, a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m, a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वाला जो नंबर है वो a माइनस b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई m डिवाइड्स a माइनस b, या दूसरे शब्दों में इसको अगर हम लोग कहें तो a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m, a इज कांग्रुएंट टू मॉडुलो b मॉडुलो m इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस बी। आपने कहा था ना कि a माइनस बी किससे डिविजिबल होगा, m से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब m का मल्टीपल भी हम कह सकते हैं ना, a माइनस बी क्या आएगा, km आएगा फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, द इंटीजर m जो यहाँ पे होता है, जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखा जाता है ये इंटीजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द इंटीजर m इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कांग्रुएंस। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं समझा देता हूँ। इस सिंबल एक्चुअल में अगर आपने पहले नहीं देखा होगा तो आपके लिए नया होगा, अगर आपने देखा है तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी जो लोग नहीं जानते मैं उनको अच्छे से बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लिख दिया जाए 10, यहाँ पे कांग्रुएंस का साइन लगा दिया जाए, और यहाँ पे लिख दिया जाए मॉडुलो सपोज 3 लिख दिया जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि आपको 10 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना, 3 से, और जो रिमाइंडर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो जगह मैंने छोड़ रखा है वहाँ पे लिखना है। तो आप जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको इस दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि अगर मैं 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, 10 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कितना आएगा, 9, और 9 कंप्लीटली 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम कहते हैं 10 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। ठीक है, 10 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि क्या 4 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 2, तो कैसे आप पता करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करिए। ठीक है ना, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और क्या 2 कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, इसलिए ये वाला रिजल्ट तो सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 24 इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, क्या ये सही लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि क्या 24 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा ना, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, तो आप यहाँ वैसे कट का साइन लगा देंगे और बोलेंगे 24 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5। ठीक है,
तो आई थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा चीज़ें। अब देखिए रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का एक एग्जांपल लिख के मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इंटीजर्स लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर्स को कुछ इंटीजर्स को लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स को मैंने लिख लिए हैं, कुछ इंटीजर्स को मैंने लिख लिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, रेसिड्यू क्लासेस मॉडल। रेसिड्यू का मतलब एक तरीके से आप समझिए, रेसिड्यू आप कह सकते हैं, रेसिड्यू क्लासेस का मतलब आप बोल सकते हैं रिमाइंडर्स बोल सकते हैं ना। जैसे देखिए रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 को आप डिनोट करेंगे Z4 से। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 को आप किससे डिनोट करेंगे, Z4 से। तो ये बताइए कि अब जब भी आप किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर्स क्या क्या बचते हैं। रिमाइंडर या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है, या तो 3 बच सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आ गया ना 0, देखिए एक यहाँ पे बनाया रेसिड्यू क्लास, किसकी बनाई है मैंने, 0 की। फिर रेसिड्यू क्लास मैंने किसकी बनाई है, 1 की। मतलब जो रिमाइंडर्स बचे हैं ना उसकी एक क्लास बना दी है मैंने। मतलब आपको यहाँ पे जो नंबर लाइन पे इंटीजर्स लिखे हुए हैं वहाँ से उन नंबर्स को छांट के ले आना है आपको कि उसको हम लोग जैसे 4 से डिवाइड, इसमें से कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जिसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहला वो कौन सा है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे कौन आ गया, 0 आ गया। फिर अगला इंटीजर कौन सा है, 4 है। तो यहाँ देखिए मैंने 4 लिख दिया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर वाले कौन कौन से इंटीजर इस क्लास में आ जाएंगे, हम कहते हैं 0 वाली क्लास है। तो 0 वाली क्लास में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे जो कंप्लीटली 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 12 हो गया। नेगेटिव साइड में आएंगे तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, किसकी क्लास में आ गया, रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो रेसिड्यू क्लासेस 0 के रेसिड्यू क्लास में आ गए। अब तक यहाँ पे जो 1 की हमें रेसिड्यू क्लास बनानी है, ठीक है। इसमें कौन से आएंगे, ऐसे इंटीजर्स को आपको लिखना है जिसको 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। तो कौन है, जैसे 5 है। जैसे 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 के बाद कौन आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद कौन आएगा, 13 आएगा। नेगेटिव साइड में अगर आते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड में अगर हम लोग आए हैं, अच्छा 1 को देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब ये यहाँ पे 1 के क्लास में, 1 के रेसिड्यू क्लास में नंबर किस टाइप के आएंगे, 4 के प्लस 1 टाइप के आएंगे। मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, एक रिमाइंडर बचने वाला। यहाँ पे नंबर 0 के रेसिड्यू क्लासेस में कौन से टाइप के नंबर आने वाले थे, 4 के मल्टीपल टाइप के नंबर आने वाले थे। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल प्लस 1 आएगा। जैसे नेगेटिव के इंटीजर है, मैं अगर k इक्वल टू -1 रखूँ तो -4 प्लस 1 -3 आएगा। देखिए k इक्वल टू -2 रखूँ तो -8 प्लस 1 कितना आएगा, -7 आएगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन में जितने इंटीजर्स लिखे गए हैं वो सभी को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, या तो वो 0 रिमाइंडर छोड़ेंगे, जो रिमाइंडर 0 आएगा वो 0 वाले रेसिड्यू क्लास में आ जाएंगे। जिसमें रिमाइंडर 1 बचने वाला है वो 1 के रेसिड्यू क्लास में आ जाएगा। जिसमें रिमाइंडर 2 बचने वाला है वो 2 के रेसिड्यू क्लास में आ जाएगा। और ऐसे इंटीजर्स जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचने वाला है वो सारे 3 के रेसिड्यू क्लास में आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको Z4 कभी लिखना हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। तो इसमें आपको क्या क्या आने वाला है, इसमें मतलब इसको आप बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि किसी भी इंटीजर को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 ही आएगा। तो इसमें Z4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0, 1, 2 और 3 आते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग जो जल्दबाजी में लिखते हैं, मतलब कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा समय न लिखे तो उसको डायरेक्ट लोग ऐसे भी लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे भी लिख देते हैं। कभी कभी लोग डायरेक्ट ही उसको लिख देते हैं। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको समझ लेना कि ये रेसिड्यू क्लासेस हैं, 0, 1, 2, 3 ये ऑर्डिनरी नंबर ना होके बल्कि ये क्या है, रेसिड्यू क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी लोग Z4 को 0, 1, 2, 3 लिख लेते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये क्या है चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेसिड्यू क्लासेस में सम और प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m। अगर मैंने मान लिया कि लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन Zm में कौन सा एलिमेंट आ गया। जैसे देखिए मैंने कहा ना Z4 में कौन कौन से एलिमेंट आते थे, 0, 1, 2 और 3। मुझे Z5 अगर लिखना हुआ तो
तो क्या कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, 0 1 2 3 और 4 आएगा, मतलब एक कम तक आता है। 5 है तो यहाँ कितने तक आएगा, 4 तक आएगा। सिंपल सी बात है ना, किसी भी इंटीजर को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, कभी 5 रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, चलिए तो जेडएम में कहाँ तक नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 से लेकर m-1 तक के रेसिड्यू क्लासेस आ गए। अब अगर दो रेसिड्यू क्लासेस को ऐड करना है, जैसे a और b को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, मतलब दोनों एक ही रेसिड्यू क्लास में आ जाएंगे। मतलब दोनों को आप ऐड कर सकते हैं कब, जब अगर a प्लस बी हमारा किससे छोटा हो, अगर m से छोटा हो। और अगर m से बड़ा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, m से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लिया कि हम Z5 की बात कर लेते हैं, Z5 में कौन कौन से मेंबर्स आने वाले हैं जरा बताइए। Z5 में 0 आने वाला है, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, और 4 आएगा, बस। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 3 में 4 को ऐड करना है, 3 में किसको ऐड करना, 4 को, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 5 ऐसे लिखा जाता है उसको, एडिशन के नीचे क्या लगा दिया जाता है, 5 लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ था कि इन दोनों को ऐड किया हमने, तो कितना आ गया, 3 और 4 कितना आ गया, 7 आ गया। 7 तो 5 से ज़्यादा होता है, 7 तो 5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो 7 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अगर मैं मैं 1 में अगर ऐड करता किसको, 2 को, और यहाँ पे ऑपरेशन में क्या लगाता, एडिशन मॉडुलो 5 लगाता, तो 1 और 2 मिलकर कितने होते, 3 होते हैं, तो 5 से कम ही है। तो जब कम है तो सिर्फ आपको जो एडिशन करने के बाद आएगा उसी को लिख देना है। अगर वो 5 से ज़्यादा आता तो 5 से मैं डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। यही डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखी गई है कि उन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा कब, जब दोनों का सम यम से कम हो, और अगर यम के बराबर या यम से ज़्यादा होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना आपको, वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m। ठीक है, चलिए और भी अभी मैं चीज़ें आपको समझा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, रेसिड्यू क्लासेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट कब, जब ए बी आपका प्रोडक्ट जो है वो m से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर प्रोडक्ट m या m से ज़्यादा हो गया, m से ज़्यादा हो गया, तो जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब ए बी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा m से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए केली टेबल क्या होता है। केली टेबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं Z4 के लिए केली टेबल बनाना चाहता हूँ। Z4 यहाँ पे मैंने ले लिया रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, Z4 ले लिया, और ऑपरेशन क्या ले लिया, प्लस का ऑपरेशन ले लिया। ठीक है, तो कैसे इसका केली टेबल कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप को समझने में केली टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस का ऑपरेशन, और एक्चुअल में ये क्या है, +4, इसके नीचे आप चाहे 4 भी लिख सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देते हैं, प्लस ऐसे ब्रैकेट बंद कर इसके नीचे 4 लिख देते हैं। ये मॉडुलो 4 है ना, एडिशन मॉडुलो 4 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन, ये सिंपल वाला एडिशन नहीं है, एडिशन मॉडुलो 4 है। ठीक है, तो देखिए आप Z4 में पहले एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, Z4 में एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, 0 1 2 3, ठीक है, इतने एलिमेंट आएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए, चाहे उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए Z4 में जो वो लिखे गए नंबर्स वो एक्चुअल में नंबर्स ना होकर बल्कि रेसिड्यू क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद चाहे जैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3। ठीक, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको 0 1 2 3। ठीक है, अब एक करना क्या है, पहले हम 0 और 0 के साथ 0 में 0 को ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 0 कितना आता है, 0, तो 4 से तो कम ही है, तो जब 4 से कम रहेगा तब हम डायरेक्ट लिख देंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 किसके साथ ऐड करना है, 1 के साथ, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी 4 से कम है तो 1 को लिख देना है। 4 से ज़्यादा आएगा तभी हम लोग डिवीजन की बात करेंगे। 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 1 2 आ गया, 1 और 2 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। देखिए जब 1 में हमने 3 को ऐड किया तो 4 आ गया, 4 नहीं आना चाहिए, मतलब 4 अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना, 4 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, फिर 2 में 0 को ऐड किया, 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में 1 को ऐड किया, 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में 2 को आपने 4 ऐड किया, 4 आया, 4 को तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0, तो 0 लिखना है। 2 में 3 को ऐड किया, 5 आ गया। अब देखिए जब 5 आ गया तो 4 से ज़्यादा हो गया,
तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। ये डेफिनेशन देखिए मैंने ऊपर बताई थी आपको, ये डेफिनेशन बताया गया था आपको कि दोनों को ऐड करिए, अगर वो m से कम है तो जो आता है उसी को लिख देना है, लेकिन अगर m के बराबर हो या m से ज़्यादा हो तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। 3 में 0 को ऐड किया 3 आएगा, 3 में 1 को ऐड किया 4 आ गया, 4 तो बराबर आ गया ना 4 के, तो 4 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा 0। 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 4 से ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, केली टेबल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 ना होकर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होता तो क्या करते, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होता तो कैसे केली टेबल बनाते। यहाँ पे 0 1 2 3, मतलब हम लोग किसके लिए टेबल बना रहे हैं, Z4, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, केली टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 2 और 3 लिखेंगे, ठीक। चलिए 0 में 0 के बाद अभी तो ऐड कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 कितना का 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 1 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ठीक है। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, तो 4 को 4 से डिवाइड करके क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर 2 3 जा 6 आ गया, 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करके अब रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 2 लिखेंगे। फिर 3 को 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 3 1 जा कितना आ गया 3, 3 2 जा 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। फिर 3 3 जा 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, केली टेबल बन जाता है। इस तरीके से हम लोग केली टेबल को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक थ्योरम है, थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थ्योरम हमारा ये है कि द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m इज एन अबेलियन ग्रुप दैट इज Zm एडिशन के रेस्पेक्ट में, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। Z4 मैंने ले लिया और एडिशन ऑपरेशन ले लिया, केली टेबल में बना के दिखाता हूँ आपको, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन मॉडुलो 4। ये जो ऑपरेशन है सिंपल ऑपरेशन नहीं है, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो 4। अच्छा Z4 में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 और 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 0 में 0 को ऐड किया 0, 0 में 1 को ऐड किया तो 1, 0 में 2 को ऐड किया 2, 0 में 3 को ऐड किया 3, 1 में 0 को ऐड किया 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 आएगा तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना लिखेंगे 0, ठीक। 2 में 0 को ऐड किया तो 2, 2 में 1 को ऐड किया तो 3, 2 में 2 को ऐड किया तो 2 2 4, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। 2 में 3 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5, 5 तो 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर 3 में 0 को ऐड किया तो कितना हो गया 3, 3 में 1 को ऐड किया कितना हो गया 4, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा 0। 3 में 2 को ऐड किया कितना हो गया 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 3 और 3 को ऐड किया 6 आ गया, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ ये चीज़ ऊपर भी बनाई थी, आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट रो आपका कितना है 0 1 2 3, फिर 1 2 3 0, सेकेंड में कितना है 1 2 3 0, ठीक है। थर्ड में आपका कितना है 2 3 0 1 होना चाहिए, 2 3 0 1, और फोर्थ में क्या है 3 0 1 2, फोर्थ में यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है 3 0 1 2, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि अब देखिए 4 प्रॉपर्टी, इसको आपको प्रूव करना अबेलियन ग्रुप है, तो अब एक्चुअली में 5 प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम पहली बात ये होती है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो देखिए आपको वो कैसे पता करेंगे, केली टेबल देख के कैसे पता करेंगे। देखिए 0 क्या बिलोंग, इसमें जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आए क्या वो सभी Z4 में बिलोंग करते हैं, अब जरा ध्यान से देख के बताइए। क्या ये सभी Z4 क्या था हमारा, Z4 था हमारा 0 1 2 और 3, तो क्या यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सभी 0 1 2 और 3 ही हैं, बिल्कुल हैं। इसका मतलब जो ये ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो पहली चीज प्रूव हो गई। एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता ही करता है, एडिशन ऑपरेशन है ना, और नंबर तो 0 1 2 सब सारे नंबर तो हमारे वही है ना, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे खोजना है कि इसके आइडेंटिटी कौन है, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे पता लगता है कि जैसे मान लीजिए 0 का आप देखिए, 0 के सामने वाले रो को देखिए कितना है 0 1 2 3, तो क्या ऊपर वाली चीज़ कॉपी हो गई है, देखिए बिल्कुल कॉपी हो गई है, जो सबसे ऊपर जो लिखा गया था वही चीज़ देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया है। ऐसे अब कॉलम में आइए, 0 जिस कॉलम में उसको जरा देखिए,
जीरो वाले कॉलम में क्या है, 0 1 2 3, क्या एकदम लेफ्ट वाली चीज़ कॉपी हो गई है, बिल्कुल कॉपी हो गया। इसका मतलब जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारी आइडेंटिटी है। जीरो को आप किसी में भी ऐड करिए, 0 + 0 कितना आएगा 0, ठीक है ना। 1 + 1 में ऐड करिए, 1 + 0 कितना आएगा 1, 2 में ऐड करिए 2 + 0 कितना आएगा 2, 3 में ऐड कर दीजिए 3 + 0 कितना आएगा 3 आएगा। तो जिस भी एलिमेंट में आप जीरो को ऐड करने जा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे वापस आ रही है, इसलिए जीरो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब केली टेबल को मैंने कैसे देख के बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने जीरो की रो देखा, जीरो की रो में क्या लिखा हुआ, 0 1 2 3, एकदम एक्सट्रीम वाली जो ऊपर रो है वही चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई है, और यही काम कॉलम में भी हो रहा है। जब जीरो वाले कॉलम को मैंने देखा 0 1 2 3 आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो ये कॉलम है वही चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो ऐसी जब भी कोई चीज़ कंडीशन होल्ड होती हो तो वही हमारा जीरो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। इनवर्स की बात करते हैं। अब इनवर्स क्या होता है, देखिए इनवर्स की बात करना, जैसे जीरो का इनवर्स खोजना है मुझे, 1 का इनवर्स खोजना है, 2 का इनवर्स खोजना है और 3 का इनवर्स खोजना है। तो जीरो में मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पे मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिले, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिले, 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिले, ठीक है। ये आपको खोजना है, ठीक है। तो देखिए जीरो में तो जीरो ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा जीरो। 1 में मैं क्या ऐड कर दूं, 3 ऐड कर लूंगा तो 1 और 3 मिलकर 4 होगा, 4 आएगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 2 में मैं क्या ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा, तभी तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 3 में मैं क्या ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा तो बनेगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 0 का इन्वर्स है मेरा वो कितना है, 0 है, ठीक है। 1 का इन्वर्स मेरा कितना है, 3 है, तो ऑटोमेटिक 3 का इन्वर्स कितना होगा, 1 होगा, और 2 का इन्वर्स कौन है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जनरल फार्मूला मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, अगर मान लीजिए कि आपका Zn कोई ग्रुप है, ठीक है, Zn आपका क्या है, कोई ग्रुप है, सॉरी Zn, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एडिशन ऑपरेशन लिखा गया है, एडिशन मॉडुलो n लिखा गया है। इसमें अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इन्वर्स ढूंढना है, मान लीजिए r का इन्वर्स आपको ढूंढना है, ठीक है, किसका इन्वर्स ढूंढना है, r का इन्वर्स, तो वो कितना आ जाता है, n - r आ जाता है। जैसे मैं कहूँ अगर 1 का इन्वर्स निकालना है तो कितना आएगा, n - 1 आएगा। n यहाँ पे कौन है, जैसे यहाँ Zn लिखा था ना, तो यहाँ पे Z4 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही मैंने लिखा था, देखिए डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप। तो फार्मूला आप याद कर लीजिए कि r का इन्वर्स कितना आएगा, n - r आएगा। ग्रुप कौन सा रहेगा, Zn एडिशन, यहाँ पे आपको रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n में अगर आपको r का इन्वर्स खोजना होगा तो कितना आएगा, n - r आएगा, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक नोट है हमारा कि देखिए जब मल्टीप्लिकेशन के साथ बात करेंगे, अभी तो एडिशन की बात हुई ना, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m में एडिशन के साथ हम लोगों ने बात किया को अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो Zn हमारा होता है ये हमेशा ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन के साथ ही हमेशा ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। ग्रुप को फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या होगी, पहली बात कि यहाँ पर जो n लिखा होगा वो ये देखिए प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या लिखा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और स्टार का मतलब उसमें से 0 को निकाल देना है। जैसे हम अगर बात करें कि Z3 स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ निश्चित रूप से क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अब Z3 स्टार क्या है, Z3 स्टार की अगर मैं बात करूं कि Z3 स्टार, पहली बात 3 तो प्राइम है, और Z3 अगर सिंपली लिखा होता तो उसमें 0 1 और 2 आता, लेकिन स्टार लगा देने से 0 हटा दिया गया तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। अगर आपसे पूछूं कि क्या Z6 स्टार भी अगर मैं लगा दूं क्या ये ग्रुप को फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे नो, ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए मैं रीजन बताता हूँ। अगर मैं लिख लूँ कि Z6 स्टार का मतलब ये है कि उसमें से 0 को निकाल दिया गया है, तो Z6 में और क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। चलिए अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा 6, और यहाँ पे फिर मैं उसको 6 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। यही तो रेसिड्यू क्लासेस की डेफिनेशन थी ना। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर 6 से कम होता तब तो एज इट इज लिख देते, 6 या 6 से ज़्यादा है तो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने 2 एलिमेंट लिया, 2 लिया कहाँ से, Z6 से लिया, Z6 स्टार से लिया,
3 भी मैंने कहाँ से लिया, Z6 स्टार से लिया, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 इंटू 3 तो आ गया 0, लेकिन 0 बिलोंग नहीं करता है कहाँ पे, Z6 स्टार में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बनेगा, तो आगे तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते फिर से। तो यहाँ पे इन जनरल अगर हम लोग Zn और मल्टीप्लिकेशन की बात कर देंगे तो वो ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक शर्त लगा देते हैं कि अगर यहाँ पे n की जगह पे p हो जाए, Zp हो जाए प्राइम नंबर, और स्टार लगाने का मतलब उसमें से 0 को निकाल देंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो एज ए रिजल्ट आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10 सेट, ठीक है, 10 सेट G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, इसको क्लाइंस 4 ग्रुप कहते हैं या 4th रूट ऑफ यूनिटी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रुप को इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ना इसको कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा कि कौन से ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। देखिए एडिशन के रेस्पेक्ट में तो नहीं बनाएगा ना, कैसे नहीं बनाएगा, 1 में आप -1 और -1 दो एलिमेंट ले लीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 0, लेकिन 0 तो G में बिलोंग नहीं करता है, बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं, सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से फेल हो जाएगा, और डिवीजन की तो कोई बात ही नहीं है। आप 1/i कर देंगे तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, 1/i ले लीजिए, या और भी इसमें जो है प्रॉब्लम आएगी, है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन काम कर भी गया तो आगे आपको एसोसिएटिव खोजने में दिक्कत होगा, आइडेंटिटी खोजने में दिक्कत होगा, इन्वर्स खोजने में दिक्कत होगा, और अभी हम लोगों ने ऊपर किया ही 4th रूट ऑफ यूनिटी, या बल्कि इन जनरल स्टेटमेंट मैंने बताया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या फॉर्म करता है, nth रूट ऑफ यूनिटी हमारा ग्रुप को फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट -1 इन द ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है, तो -1 का इनवर्स क्या होगा। अब देखिए इनवर्स का मतलब पहले तो आइडेंटिटी की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी कौन है, 1 है। अब -1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब -1 का इनवर्स कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, तो पूछा गया है इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या होगा। तो देखिए पहले आइडेंटिटी पता करना पड़ेगा, आइडेंटिटी 1 है, इनवर्स पता करने से पहले आपको आइडेंटिटी पता करना पड़ता है, तो आइडेंटिटी कौन है, 1 है। अब जो है ओमेगा का आपको क्या पता करना है, इनवर्स। तो बताइए ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो निश्चित रूप से ओमेगा में आपको ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ओमेगा का जो इनवर्स होगा वो कौन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ Z5 ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा। तो मैंने बताया था ना कि r का इनवर्स कितना होता है, n-r होता है, तो 2 का इनवर्स कौन होगा, n-2 होगा, और n कौन है यहाँ पे, n तो 5 है हमारा ना, तो कितना आएगा 5 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 का इनवर्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको आप करके भी देख सकते हैं और एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, 2 में 3 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, और 5 आ गया तो फिर 5 जो देखिए 5 आ गया तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 हमारा क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी है। तो 2 में आपने किसको ऐड किया, 3 को, तो रिजल्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब 2 का इनवर्स कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 2 का इनवर्स पूछा जा रहा है Z19 स्टार। अभी हम लोगों ने ZP किया ना, अभी ZP प्राइम वाला जो क्वेश्चन किया, तो पूछा जा रहा है 2 का इनवर्स क्या होगा। तो अब देखिए 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी कौन होगा, 1 होगा। देखिए जब एडिशन की बात करेंगे, ऑपरेशन एडिशन होता है तो आइडेंटिटी कौन हो जाता है 0, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आइडेंटिटी कितनी है 1। अब बताइए 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ। तो देखिए अगर 2 में मैं यहाँ पे ऑप्शंस में से उठा के चलूँ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तब तो 1 नहीं आएगा। 2 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ये तो हमारे काम का नहीं है। 2 में आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। 2 में अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा कितना आएगा 20। अब जब आपको पता है कि जब 19 से ज़्यादा होगा तो उसको 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, 20 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 2 × 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 तो हमारा क्या होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब 2 का इनवर्स कौन हो जाएगा, 2 का इनवर्स 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।